बोलिए कपिल जी, बोलिए। देखिए, ऐसा है कि ये माइनॉरिटीज की बात करते हैं, यही माइनॉरिटी की बात को लेकर के इस समय इन्होंने, सीपीआई ने जिन्ना की मांगू पाकिस्तान को सपोर्ट किया था पूरा का पूरा। और उसके बाद जब विभाजन होता है देश का, तो इन्होंने अपने 5 कमरेड भेजे पाकिस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान बनाने के लिए। उन 5 को वहां पे कैद कर लिया गया और फांसी की सजा सुना दी गई। तब ये कम्युनिस्ट रोते हुए नेहरू के पास गए। चलिए उसको इन्हें बचा दी। नहीं, ये जो माइनॉरिटी की बात करते हैं ना, ये इनका जो तमाशा है कि वहां चीन में इन्हें माइनॉरिटी नहीं दिखाई देती, क्योंकि चीन इनका माई बाप है, इनका गॉडफादर है। वो तमाशा मैं अपनी डिबेट में होने नहीं दूंगा। ऐसे विवेक श्रीवास्तव बहुत आए और बहुत चले गए। ठीक है, मैं शेष नारायण जी को लाना चाहता हूं यहां पर। शेष नारायण जी, आप जिस तरीके से मदरसों की बात होती है और ये मदरसे टारगेट जब किए जाते हैं या इस तरीके का आरोप लगाया जाता है कि मदरसों को टारगेट पर लिया जाता है, तब आपका क्या मानना है? अभी हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव थे, वो मदरसों की तुलना मंदिर से कर रहे थे। जब मैंने उनसे कहा कि कोई मंदिर ऐसा बताइए जहां पर हथियार मिले हों, जहां पर नकली नोट मिले हों, जहां पर कोई आपत्तिजनक साहित्य मिला हो, तो वो पर्सनल होने लगे। जी जी जी, स्थिति यह है कि विवेक जी चाहते तो इस बहस को इस रूप में रख सकते थे कि यदि संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालयों में इस प्रकार की कोई आपत्तिजनक सामग्री मिली होती और रखनी चाहिए थी, लेकिन वो केवल हुल्लड़ मचाने पर आमादा थे, जो गलत है। दूसरी बात यह है कि मदरसे में इस प्रकार का यदि साहित्य मिलता है और इस प्रकार के गैर कानूनी काम किए जाते हैं, तो सरकार का पक्ष जो है वो सरकार करेगी, समाज का जो है समाज करेगी, लेकिन मदरसों से जुड़ा हुआ जो विशाल समुदाय है उसका सबसे बड़ा दायित्व है कि वो बाहर निकलकर इस प्रकार के मदरसों की गैर कानूनी गतिविधियों को चिन्हित करे और अपने आप से उनका प्रक्षालन करे, उन्हें बाहर करे उससे। और यदि गैर कानूनी वहां कार्य होते थे तो मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं, उसके लिए केवल प्रिंसिपल जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि वो अपने घर में नहीं करते थे, एक संस्था में करते थे। उस संस्था से कुछ लोग जुड़े होंगे, उन कार्यों से कुछ लोग जुड़े होंगे, उस मदरसे में कुछ बच्चे पढ़ने आते होंगे, उनके अभिभावक, आज हमारे बच्चे अगर स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो जब घर आते हैं तो हम लौट के पूछते हैं कि बेटा क्या पढ़ाया गया आज? क्या वहां जो बच्चे पढ़ने आते थे उनके अभिभावकों ने नहीं पूछा होगा बेटा आज क्या पढ़ाया गया? यदि इस प्रकार का आपत्तिजनक साहित्य वहां पढ़ाया जा रहा था तो उन अभिभावकों को तुरंत सरकार की कानूनी कार्रवाई से पहले इस पर आपत्ति जतानी चाहिए थी, जो नहीं हुआ। और जहां तक जो गैर कानूनी नोट छापे जा रहे थे उसमें भी कुछ लोग सम्मिलित होंगे, अकेले प्रिंसिपल इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। इसलिए मैं अपने इस्लामिक बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूं, यदि मदरसों की प्रतिष्ठा बचानी है, सुरक्षित रखनी है, उसकी पवित्रता सुरक्षित रखनी है, तो इस प्रकार के गैर कानूनी कार्यों को चिन्हित करके और अपने आप से बाहर करें। आप इत्तेफाक रखते हैं शेष नारायण जी की बातों से? देखिए अनुराग जी, 3 चीजें अलग अलग हैं। सबसे पहला जो मेरा सवाल है बहुत ज्यादा सटीक सवाल है और मुझे इसका जवाब मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है। सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए कि आरएसएस क्या है, कहाँ है, क्यों है और कैसे? कहीं कोई रजिस्ट्रेशन है उसका? तो मेरे नॉलेज में तो नहीं है, अगर है तो आप इजाफा कर लीजिए। एक तो हो गई ये बात। दूसरे नंबर की बात कि आरएसएस के बाद अभी महीने भर के बाद आप देखिए दशहरा आएगा और दशहरे पे वो शस्त्र पूजा करेंगे, उसके अंदर में अलग अलग तरीके के शस्त्र होंगे। अब जिसके रजिस्ट्रेशन की जानकारी नहीं है उसकी दूसरी बात करना तो दो नंबर पे चली जाएगी। रह गई बात के वहां हथियार और क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, फर्जी नोट जो मिलने की बात है, तो ये दोनों चीजें जो हैं वो बिल्कुल कानून के दायरे में रहकर जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। रह गई बात तीसरे और आखिरी नंबर की बात ये कि इस देश में मदरसों की तारीख है और इस तारीख में आपको अगर ये मदरसा अगर ऐसा लगता है कि भाई वहां पर कहीं कोई हथियार मिले हैं या अगर फर्जी नोट मिले हैं, तो आप याद रखिए कि इस देश की तारीख रही है कि इस देश में अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का ऐलान इन्हीं मदरसों से, इन्हीं मस्जिदों से हुआ है। इसकी तारीख अगर आप पढ़ेंगे तो अब दिक्कत क्या है कि जो लोग आज ये कह रहे हैं कि भाई इनके खिलाफ साजिश रची जा रही है, उनका इस देश में कोई योगदान नहीं है, देश की जंग आजादी से लेकर देश के निर्माण तक के। अब सवाल, आखिरी सवाल मेरा जो है वो ये आके खड़ा
मानता है कि देश में जो भी गैर कानूनी काम है उसमें सबसे पहला जिम्मा सरकार का है। दूसरे नंबर का बात जो हमारे धर्मगुरु कह रहे हैं कि समाज का है, बिल्कुल समाज की जिम्मेदारी है। और मैं बिल्कुल इसके जिम्मेदारी की बात कहता हूं कि कोई भी जिम्मेदार अगर उसने देश विरोधी कोई काम किया है, अगर फर्जी नोट मतलब देश को नुकसान पहुंचाने की बात की है या हथियार की बात की है, उससे हमारे मुखालिफत है और रहेगी इंशाअल्लाह। ठीक है। उमेशानंद जी महाराज, आप कुछ कहना चाह रहे थे दानिश रिजवी साहब की बात सुनकर। देखिए, रिजवी साहब ने एक बड़ा प्रश्न खड़ा किया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अर्थात क्या। तो डिबेट चैनल्स के माध्यम से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समझा नहीं जा सकता रिजवी साहब का, लेकिन मैं आपको इतना उत्तर देता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सामाजिक संगठन है जो 27 सितंबर 1925 को नागपुर में इसका निर्माण हुआ और संघ के पहले सरसंघ चालक ये जानकारी तो दानिश जी को डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार थे। आपने रजिस्ट्रेशंस की बात की है तो मैं उसके बारे में आपको बताता हूं। संघ में किसी भी प्रकार का रजिस्ट्रेशन नहीं होता। सुबह सुबह शाम के समय पार्कों में शाखाएं लगती हैं, कोई भी वहां जा सकता है, उन शाखाओं में जाकर शाखा में सम्मिलित होता है, अपनी इच्छा से होता है, कोई फीस नहीं होती, उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता। लेकिन मीडिया चैनल पर बैठकर आरएसएस के बारे में मनगढ़ंत बात करने का, देखिए आपका तो एजेंडा है कि आरएसएस को बदनाम करना है। क्यों आपका एजेंडा है? क्यों? क्योंकि आप वास्तविक मुद्दे से भटक रहे हैं। हमको क्या चर्चा करनी चाहिए कि मदरसों के अंदर पढ़ने वाले जो मुसलमान समाज के लोग हैं, जो बालक हैं, वो कौन सी शिक्षा ले रहे हैं। हमको समझना पड़ेगा कि भारत के अंदर करोड़ों लोग संघ से जुड़े हुए हैं और एक वर्ग विशेष के बालक मदरसे में संघ विरोधी बातों को पढ़ेंगे और वो पढ़कर जब मदरसे से बाहर आएंगे तो किसके विरुद्ध काम करेंगे, कौन सी भारत में समरसता आएगी, इस पर हमको चिंतन मनन करना चाहिए। और एक जवाब मैं आपको और दे देता हूं और मैं आपको बोलता हूं, मैं स्वागत करता हूं चैनल के माध्यम से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समझना है तो संघ की शाखा में आइए, आपका स्वागत है। मुझको लगता है मन परिवर्तन भी होगा और बहुत कुछ परिवर्तन होगा, आनंद आ जाएगा, कुछ भक्ति भी सीखोगे और जो बुद्धि के अंदर भारत विरोधी तत्व जो विराजमान है वह उनका समूलचुक नाश हो जाएगा। मेरी विनती में आपको स्वागत करता हूं। ठीक है, कपिश जी के पास भी मुझे लाना है, लेकिन दानिश जी का जवाब ले लेते हैं। दानिश जी। अनुराग 10 सेकंड। देखिए, सबसे पहली बात तो जो धर्मगुरु जो भी बोल रहे हैं उन्होंने जो कहा कि आप जाइए और जाके हम तो जाके ट्राई कर चुके हैं। जैसे ही उनको पता चलता है कुरैश की आ गया है तो वो बेचारे आगे पीछे हो जाते हैं और ये बात कहते हैं कि भाई आपका यहाँ क्या काम है, आप चले जाइए। इसलिए ये बात तो आप न करें। वो तो बेचारे नहीं है। दूसरे नंबर की बात ये आप अपनी तरफ से मनगढ़ंत बोलो, बेचारे नहीं हो, राष्ट्रपति लोगों का। अरे टीवी पर बैठकर इतना बड़ा झूठ नहीं, ये आप गलत बोल रहे हैं। की शाखा में चले गए होते तो आज जी ये गलत बोल रहे होते। वो बेचारे नहीं है। इसके 98-99 वर्ष पूरे होने को हैं, किस प्रकार की चर्चा आप लोग कर रहे हो संघ को लेकर और समाज निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। दानिश जी को बोल लेने दीजिए, दानिश जी की बात खत्म हो जाने दीजिए। दानिश जी बोलिए। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं अनुराग जी, मेरा नाम दानिश कुरैशी है। अगर मेरा नाम दानिश ना हो तो फिर क्या हो मेरी पहचान? अब जिसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, मदरसों का रजिस्ट्रेशन है, आरएसएस का रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, तो आप मुझे बताइए कि फिर आप उसको क्या आधार क्या बनाए? उनके कार्य, उनकी पहचान है। मैं ये कहता हूँ देखिए, 1-2 मिनट इंटरप्ट मत करिए साहब। अब मैंने इत्मीनान से सुना है, अब आप भी तो सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ कि एफआईआर बनेगा, इसमें एफआईआर बनेगा। एफआईआर बन के मुझे ये समझा दीजिए, कोई भी ज्ञानी आदमी मुझे ये इसका अधिवक्ता मुझे ये बता दे कि भाई आप जाके अब ये लिखेंगे कि आरएसएस के खिलाफ जो है साजिश रची जा रही है। तो भाई ये सवाल जब पूछा जाएगा कि आरएसएस कहाँ है, कौन है, कैसा है, तो आप क्या जवाब देंगे? अरे बता तो रहे भैया आरएसएस के बारे में। आरएसएस एक सामाजिक संगठन है, 100 वर्ष उसके पूरे होने को है। अपने काम के आधार पर वो पूरे भारतवर्ष में, विश्व के अंदर विख्यात है। देखिए, संघ को समझना है तो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, मैं स्वागत करता हूँ। आप मुझे अपना राज्य का नाम बताइए, जिले का नाम बताइए, नगर का नाम बताइए, फोन नंबर दीजिए और मैं वहां की आपको लोकल शाखा में आपको भेजता हूँ। 1 महीने में मन परिवर्तन हो जाएगा। दानिश कुरैशी जी, ये केवल रजिस्ट्रेशन को लेकर मत बैठिए, एक कुंठित मत होइए इतने आप लोग। आपका स्वागत है और भारतवर्ष का मुसलमान हम संघ वाले स्वागत करते हैं। आइए, हम दिल खोलकर आपका स्वागत करते हैं। आइए और हमारे साथ मिलिए और एक भारत का निर्माण कीजिए। हम स्वागत करते हैं आप लोगों का। भी नहीं कलेक्ट कर पाएंगे आप, पहले रजिस्ट्रेशन तो करवाइए। अरे आप आइए, आपका रजिस्ट्रेशन भी करवाएंगे ना। आप आइए तो सही, एक बार आइए तो सही। क्या आप इस चैनल के माध्यम से बोलना चाहते हैं कि आप आएंगे? हम आपका रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए तैयार है। क्या आप आने के लिए तैयार हैं? दानिश कुरैशी जी, आप आरएसएस की शाखा में आने के लिए तैयार हैं क्या?
खुलकर बोलिए। अरे दानिश कुरैशी जी, जिस दिन संघ की शाखा में आ जाओगे उस दिन क्या होने वाला है, उस दिन क्या होने वाला अच्छा, है, ठीक है। आप देवबंद से फतवा आ जाएगा आपके ऊपर, कपिल कुमार भी देवबंद कुछ से पूछना फतवा आ चाह रहे हैं। जाएगा और धर्म से निकाल दिए जाओगे। उमेशानंद जी, मैं इतनी आपको कट्टरता लाता हूं संघ के मुमताज प्रति आप लोगों के मन में है। ठीक है। जी न्यूज़।